अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले जो ओएसए की 7 लेयर्स हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर क्या होती है। अगर आप बॉटम से अगर आप बात करें लेयर्स की तो सबसे पहले जो फिजिकल लेयर है उससे ऊपर वाली जो है वो डाटा लिंक लेयर है, उससे ऊपर वाली नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क से ऊपर वाली जो लेयर है हमारे पास वो कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये क्या करती है, ये नेम से ज़ाहिर है। जैसे एक चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ज़राए आम तरफ को कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि इसने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लेके चला होता है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एग्जैक्ट इसने पहुंचाना होता है कि डाटा एक्चुअल में कंप्यूटर किसका है और वो डाटा जाना किस कंप्यूटर के पास है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल ली है। जैसे मेरे पास एक टोपोलॉजी है जिसको मैश टोपोलॉजी का नाम दिया है। एक हमारे पास ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। और स्टार टोपोलॉजीज क्या होती है, इसी तरह मैश टोपोलॉजी क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई, वो आप लास्ट में वॉच करें। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ पीछे वाले लेयर्स का, तो जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर थी वो ऐसी लेयर थी जो कि एक ही नेटवर्क के अंदर अगर कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन करवानी हो, यानी विद इन नेटवर्क अगर कम्युनिकेशन करवानी हो तो डाटा लिंक लेयर हमारी कम्युनिकेशन करवाती है। इसी तरह अगर आपने ऊपर नेटवर्क लेयर की बात करें तो वो ऐसी लेयर थी जिसका मेन फंक्शन ये था कि उसने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचाना होता है। मतलब आप ये कह लें कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक उसने डाटा को पहुंचाना होता था थ्रू लॉजिकल एड्रेस विच इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाएं, ऊपर वाली लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इसने भी वही काम करना है। जैसे मैंने यहाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी थी हैं, इसने क्या करना है, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा करनी है। इसको बोलते हैं एंड टू एंड डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट। इसने भी वही काम करना है कि इसने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा को पहुंचाना है। मतलब मान लो कि ये C5 कंप्यूटर डाटा भेजना चाहता है C1 को, C5 अगर डाटा भेजना चाहता है C1 को, तो बिल्कुल नेटवर्क भी यही काम करती थी, ट्रांसपोर्ट भी वही काम करती। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? नेटवर्क लेयर क्या करती थी, C5 यानी C5 का जो आईपी एड्रेस था उससे डाटा को C1 के आईपी एड्रेस तक उसका काम था पहुंचाना। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर थोड़ा सा उससे ऊपर काम करती है। इसने C5 कंप्यूटर से डाटा को पकड़ना है और पकड़ने के बाद C1 के अंदर लेके आना। लेकिन इसने क्या करना है, इसने इस चीज़ का टेक केयर करना है कि बेसिकली C5 जब डाटा को भेजेगा तो C5 की कौन सी पोर्ट नंबर से, यानी C5 के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोग्राम आप चला रहे हो, किस प्रोग्राम की पोर्ट नंबर से C1 के अंदर किस पोर्ट के ऊपर वो डाटा एग्जैक्टली पहुंचना है और वो डाटा जो है वो शो होना है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूँ कि जब आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं या लैपटॉप चला रहे होते हैं तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन चला रहे होते हैं। कोई सॉन्ग चला रहे हैं, ऑडियो चला रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं किसी को, आप साथ फेसबुक चला रहे हैं, आप किसी के साथ मान लो आप किसी को ईमेल कर रहे हो। जब आप किसी को ईमेल करते हो अपने कंप्यूटर से, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो आपकी ईमेल करने की जो एप्लीकेशन है उसका एक मखसूस पोर्ट नंबर होता है। तो जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो आपकी उस मखसूस पोर्ट का जो नंबर है, यानी आपकी मेल की पोर्ट नंबर से वो मैसेज जाता है अगले रिसीवर के पास, और फिर वो मैसेज जो है रिसीवर के कंप्यूटर के पास भी उसी पोर्ट नंबर के ऊपर जाके रिसीव होगा और उसके सामने ऊपर वो शो हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला फंक्शन या इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि इसने एग्जैक्टली क्या करना है, एक सेंडर कंप्यूटर से डाटा को भेजना है, रिसीवर के पास पहुंचाना है। किस एप्लीकेशन के पास वो डिपेंड करता है, जिस किस्म की एप्लीकेशन से आप सेंड कर रहे हो उसी किस्म की एप्लीकेशन के पास जाके वो शो होगा। तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड या पोर्ट टू पोर्ट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं, वो है जी रिलायबिलिटी। जो ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरा फंक्शन है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी बेसिकली एक्यूरेसी को बोलते हैं। जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं
तो कितना रिलायबल जाता है डाटा, आपकी उसकी रिलायबिलिटी क्या है, एक्यूरेट कितना है, एक्यूरेसी कितनी पाई जाती है, डिपेंड करता है इसके अंदर जो आप प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हो। जैसे इस किस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो फेमस है जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे तो और भी प्रोटोकॉल्स हैं लेकिन ज़्यादा टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बात यहाँ है दोनों में अगर डिफरेंस की बात करूँ, जो टीसीपी है और यूडीपी, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड बोला जाता है, टीसीपी को बोला जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या बोला जाता है इसको? हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक कंप्यूटर से डाटा भेजा दूसरे कंप्यूटर के पास, तो जब मैंने डाटा को भेजना है और रिसीवर के पास पहुंचना है, रिसीवर ने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजना है कि भाई मुझे ये आपका मैसेज रिसीव हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर यूडीपी की बात करें, इसको बोलते हैं यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर जब एक सेंडर कंप्यूटर डाटा को भेजता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर उसको वापस एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजता है कि मुझे आपका मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी को बोलते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। चूँकि हमें टीसीपी क्या करता है, पहले सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो रिसीविंग कंप्यूटर को डाटा भेजने से पहले इन दोनों के दरम्यान में कनेक्शन होता है कि डाटा भेजना है। जब उसको मिल जाता है तो फिर वो एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लें, जब आप किसी को मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं तो ये बेसिकली सोचें ये कौन सा प्रोटोकॉल हो सकता है, क्या ये टीसीपी प्रोटोकॉल है या यूडीपी प्रोटोकॉल है? क्या आप कभी किसी को कॉल कर रहे हो और रिसीवर कंप्यूटर आपको बार बार मोबाइल बता रहा हो कि भाई मुझे आपकी कॉल आ रही है या आपकी मुझे आवाज़ आ रही है? ऐसा कभी नहीं होता। तो पता चला कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब इनकी कम्युनिकेशन हो रही थी तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे थे। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स हैं। थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस ये और भी बताता चलो कि यूडीपी प्रोटोकॉल का अंदर थोड़ी सी रिलायबिलिटी आप कहने के नहीं होती। कि मान लो किसी को आप जब टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो जब मैं सेंड कर दूंगा मैसेज तो मुझे नहीं पता कि अगले रिसीवर को वो मैसेज मिला भी है या नहीं। बेशक मेरी तरफ से वो मैसेज सेंड का ऑप्शन आ गया, लेकिन आगे उसको रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं मालूम है। तो टीसीपी के अंदर हमें मालूम हो जाता है कि उसको अगर नहीं मिलेगा तो वो हमें बताएगा, ठीक है, मुझे मिला या नहीं मिला। तो ये बार बार इंटरप्शन होती है। इस वजह से आजकल हम टीसीपी का इतना इस्तेमाल नहीं करते। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल 85%, 80 to 90% आजकल ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट पोर्ट नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोटोकॉल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दूसरा फंक्शन इसका समझ आया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच इज़ कॉल्ड एरर कंट्रोल। इसने एरर्स को कंट्रोल करना होता है। इसकी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसने एरर्स को कंट्रोल करना होता है। इसके अंदर एक बड़ा फेमस प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, आपको पीछे मैंने लेयर के अंदर बताया भी था। चेकसम जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, जब आप एक कंप्यूटर से डाटा को भेजते हैं, एक कंप्यूटर से डाटा को भेजते हैं दूसरे कंप्यूटर तक, तो इसने उसको एरर फ्री करके भेजना होता है। क्या उसमें किसी किस्म की एरर तो नहीं है? क्या डाटा जब आपका फुल ऑफ एरर तो नहीं जा रहा है? तो इसने प्रोटोकॉल चेकसम इस्तेमाल करते हुए जो डाटा है उसको एरर फ्री जो भेजना है, किसी किस्म की एरर उसमें नहीं होनी चाहिए। इन डिटेल अगर बात करेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसने क्या करना है, चेकसम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए एरर्स को कंट्रोल करना होता है। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या फंक्शन की बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो वो है हमारे पास कंजेशन कंट्रोल। उसको क्या बोलते हैं, कंजेशन कंट्रोल बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक कंप्यूटर से या मल्टीपल कंप्यूटर से डाटा को भेज रहे होते हैं, तो किसी केबल के थ्रू या किसी भी एक मीडिया के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक बढ़ जाती है, बर्डन बहुत ज़्यादा केबल्स के ऊपर बढ़ जाता है या एक अगले रिसीवर कंप्यूटर के ऊपर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ट्रांसपोर्ट लेयर की। अगर एट अ टाइम मल्टीपल कंप्यूटर, चाहे वो जैसे आप मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल ले लें, एट अ टाइम मल्टीपल आपको मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं या कॉल्स आ रही है, तो किसको मैनेज करना है किसको नहीं मैनेज करना है। या आप कंप्यूटर्स की एग्जांपल ले लें, जब एक फेसबुक चला रहे हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ रही है, तो उन सबको एट अ टाइम पे उसके अंदर कंजेशन जो हो रही होती है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। खैर इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, हमें शो नहीं होती है,
खैर इसको कंट्रोल कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना। डाटा फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल ये दूं कि मैं आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और इतना तेज़ बोल रहा हूँ, ऊपर से आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं है कि आपको समझ नहीं रही है, और दूसरा ऊपर से मेरा फ्लो इतना तेज़ है कि आपको समझ नहीं आ रही है। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब C5 कंप्यूटर C1 कंप्यूटर को डाटा भेजेगा तो C5 से डाटा जब आएगा इस राउटर के पास, इस राउटर के बाद जब C1 के पास आएगा तो बेसिकली डिवाइस टू डिवाइस उसके अंदर जो है वो किसी किस्म के फ्लो का कोई मसला तो नहीं है, यानी इसका फ्लो इतना ज़्यादा तो नहीं है कि जो पहला राउटर है उसको वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता या उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। तो खैर ये तो नोड टू नोड यानी होप टू होप ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा लिंक लेयर की थी, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, इसके अंदर C5 से जब डाटा जाएगा C1 के पास, क्या C5 ने कोई ऐसा डाटा तो नहीं भेज दिया जो कि C1 उसके फ्लो को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है? यानी C5 का फ्लो इतना ज़्यादा था कि C1 उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। खैर ये इसको कौन कंट्रोल करवाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करवाती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो डाटा जब ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से फिर प्रेजेंटेशन के पास फिर सेशन के पास डाटा था, सेशन लेयर के से जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डाटा आता है तो उसके सेगमेंट्स बन जाते हैं। डाटा आपका किस फॉर्म में आ जाता है? सेगमेंट्स। डाटा आपका सेगमेंट्स में टूट जाता है, तो ये सेगमेंटेशन परफॉर्म करती है। सेगमेंटेशन से आगे डाटा जाता है पैकेट्स में, पैकेट्स बनते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर। उसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद आगे डाटा लिंक लेयर के बाद वो जाके फ्रेम्स बन जाते हैं। उसके बाद फिजिकल लेयर के पास डाटा जब जाता है तो वो सिग्नल्स में चेंज होता है, यानी फ्रेम्स से आगे किस में चेंज होता है, यानी फ्रेम्स एक्चुअल में क्या होता है? बिट्स होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में होते हैं, वो आगे जाते हैं फिजिकल लेयर के पास, तो डाटा आपके जाके सिग्नल में चेंज होता है फिजिकल लेयर के ऊपर। तो सेगमेंटेशन की कमी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक ऑल पॉइंट्स क्लियर है। मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास लास्ट हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक ही केबल है, फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरे पास एक केबल है, इसके ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर जब डाटा को भेज रहे हैं, इसके ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर डाटा को भेज रहे हैं, तो एट अ टाइम में क्या होगा? मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। मतलब ये समझ लें कि जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एट अ टाइम पे एक ही केबल के थ्रू डाटा को भेजते हैं और तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, यानी एक ही मीडियम इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल कंप्यूटर डाटा को भेज रहे हैं और आगे जाके वो रिसीवर को जाके मिल रहा है। जब रिसीवर को मिलेगा तो वो मल्टीपल कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट एट अ टाइम पे एक ही कंप्यूटर के ऊपर शो होगी ना, तो उसको बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग दोबारा से सुन लीजिए, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही मीडिया का इस्तेमाल करते हुए डाटा को भेजेंगे तो ये मल्टीप्लेक्सिंग होगी। आगे जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो जितने भी कंप्यूटर ने डाटा भेजा था वो उनको रिसीव हो जाएगा, सबकी रिक्वेस्ट उस कंप्यूटर के ऊपर शो हो जाएगी, तो वो डी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी। ठीक है, जैसे फेसबुक की एग्जांपल ले लें, मल्टीपल रिक्वेस्ट आई होती हैं, वो मल्टीप्लेक्सिंग होकर डाटा आ रहा है, लेकिन जब रिसीवर के पास शो होता है तो वो डी मल्टीप्लेक्सिंग की फॉर्म में आपके सामने शो हो जाता है। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन मकसद है, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे साथ जो है कनेक्टेड रहिए ताकि आपको आने वाली ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो वो मिलती रहें, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, जैसे आप PPSC एग्ज़ाम्स पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल ले लें, NTSC का एग्जाम्पल ले लें, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उसके अंदर आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर डाटा जो है किस फॉर्म में होता है, सेगमेंटेशन की फॉर्म में होता है, या इसी तरह पूछा जाता है कि भाई एंड टू एंड जो डिलीवरी ऑफ डाटा वो किस लेयर में होती है। तो ये हमारा आपको पता चल चुका है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसी तरह आपको पूछा जाता है कि हमारे पास जो OSI मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर नंबर ये कौन सी लेयर है, तो आपको पता चल चुका है। बॉटम से आपने काउंट करना है, क्योंकि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर कौन सी? फिजिकल लेयर। उससे ऊपर वाली अगर देखें डाटा लिंक लेयर 2 नंबर, 3 नंबर क्या है? नेटवर्क लेयर, 4 नंबर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी है? लेयर नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर वाली जो है वो सेशन लेयर है, वो 5 है। उससे ऊपर वाली क्या है? प्रेजेंटेशन, वो 6 है।
और सबसे ऊपर वाली जो 7वीं है वो एप्लीकेशन है। दैट वाज ऑल अबाउट। Life.